नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का। और ये जो इमेज दिख रही है ये यूपीएसआई की आपके जो सिलेबस है उसकी है। ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक का पीवाईक्यू करने वाले हैं वो टॉपिक है अनुसूचित जाति के सदस्य आदि के संरक्षण आदि संबंधी विधिक प्रावधान। वह क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वह क्लियर। मूलतः जो संविधान है उसका आर्टिकल है आर्टिकल 338 338 में एससी और अनुच्छेद 338 ए में एसटी आयोग का उपबंध किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 338 एससी, अनुच्छेद 338 ए में एसटी के लिए विशेष अधिकार का उपबंध किया गया है। ये भी ध्यान रखना कि 1990 में 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दोनों आयोग को एक संवैधानिक आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संवैधानिक आयोग बनाया गया था। वह क्लियर। इसके बाद आता है 2003 आता है। 2003 को 89वें संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 338 के तहत एससी और अनुच्छेद 338 ए के तहत एसटी आयोग को विभाजित कर दिया जाता है। वह क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन करता है कि एससी का उल्लेख किस में किया गया है, तो वो है 338। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एसटी का उल्लेख कहाँ किया गया है, 338 ए। वह क्लियर। 65 संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था, तो जो एसटी एससी आयोग है इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया था। और ये जो 65वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है। और जो एसटी और एससी जो आयोग है इन दोनों का विभाजन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो वो 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में वहाँ पूछ चुका है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे एसटी एससी एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, एसटी एससी एक्ट 1989 के अंतर्गत धारा दी गई है धारा 4। हुआ क्लियर। धारा 4 में अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य के लिए उपेक्षा करता है यानी अपना कर्तव्य ढंग से नहीं निभाता तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। किसके अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत। जब कोई लोक सेवक जो एसटी एससी का नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए उपेक्षित अपने कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करेगा उसे कारावास होगा। और कारावास जो है कम से कम 6 माह का होगा। ठीक है। और अधिकतम कितना होगा? वो होगा 12 माह का होगा। हुआ क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन करा कितना है, उसने पूछा है कि अधिकतम कितना होने वाला है, तो अधिकतम कितना होगा? वो होगा 12 महीने का। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कर। यहाँ पे आपसे पूछता कम से कम कितनी सज़ा का प्रावधान है तो उसका आंसर होता 6 महीना। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन कर लिया है अधिकतम, तो उसका आंसर क्या होगा? 12 महीना। ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत ठहराव से पढ़ना। ठीक है। तो आपका आंसर गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से एसटी एससी एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है?
2015 में संशोधन हुआ है, उसमें जोड़ा गया है आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना, ये भी सही है। धमकी देना, मैला ढोना, पशु मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, एसटी एससी जातियों को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, किसी सम्मानीय दिव्यांग एसटी एससी जाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा एसटी एससी जातियों के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव बढ़ाना, ये सभी प्रावधान जो है 2015 में जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, यानी कि 1 2 3 4। ये ध्यान रखना कि जो एसटी एससी एक्ट है ये भारतीय संविधान द्वारा 11 सितंबर 1989 को क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये भी डेट आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई का 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एससी एसटी एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित उपेक्षित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंड का भागी होगा? तो जो एससी एसटी एक्ट की धारा है कौन सी? धारा 4। ठीक है, धारा 4 में बोला गया है, दंड का प्रावधान बताया गया है। इसमें बोला गया है कोई भी लोक सेवक जो एससी एसटी जाति का सदस्य नहीं है वह जो है दंड का भागी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर कोई लोक सेवक एससी एसटी नहीं है तो ही उस पर दंड का प्रावधान है, अगर वो है तो दंड का प्रावधान नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और जो दंड का प्रावधान है वो एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 4 में उल्लेखित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में आ चुका है मेंस में। ठीक है, कब? 2014 में। तो ध्यान रखना 19 जुलाई 2012। ठीक है, 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव में जो बलात्कार शब्द है, ठीक है, उस शब्द की जगह अब क्या यूज किया जाएगा? वो किया जाएगा यौन अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, तो भारत में जो खराब दशा है महिलाओं की उसके लिए जिम्मेदार है पुरुष प्रधान समाज है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है। परंतु कहीं पर भी विधवा विवाह जो है ये उनकी स्थिति खराब नहीं, उनकी स्थिति अच्छी करता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किसके प्रयास के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हुआ क्लियर? और ये जो अधिनियम है कौन सा? विधवा विवाह एक्ट कब का है? ये है 1856 का है। हुआ क्लियर? लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, एक सती प्रथा अधिनियम भी है। ये कब का है? ये 1829 का है, 1829 का है। ठीक है, सती प्रथा आएगा तो उसका आंसर होगा 1829। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन कर ले आपसे कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयास से आया था? ये आया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये जो है सती प्रथा जो समाप्त हुआ था ये किसके प्रयास से हुआ था? तो ये हुआ था विलियम बेटिक, और प्रयास किसका था? वो था राजा राम मोहन राय। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना ये दोनों ही एक्ट का संबंध महिलाओं से है। ठीक है, तो जब एग्जाम में आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है इस चीज़ का। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखना घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें दो चीज़ याद रखना कि इस धारा में 5 अध्याय है। ठीक है, और जो धारा है वो कितनी है? 37 धारा है।
ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन कराया उसने कब लागू होगा, कब लागू हुआ ये क्वेश्चन कराया। लागू पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा 2006। लेकिन ये पूछता कि कानून कब का है, कब पारित हुआ था, तो उसका आंसर होता 2005। तो देखना, कोई भी एक्ट होगा, आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में एक्ट है, तो जो एक्ट होगा, एक्ट की दो चीज़ें रखना है, कब पारित हुआ, ठीक है, और लागू कब हुआ। ये दो चीज़ को लिख के याद रखना कि ये एक्ट है, लागू इसमें हुआ है, पारित तब हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते तो इसका आंसर आप लगाते 2005, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि लागू पूछा है, 2006 लगा दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्ट लागू कब हुआ और पारित कब हुआ, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखना, लंदन में युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए, लंदन में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा है कौन सी? 354। 354 में महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है, और इसका वर्णन जो है आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में किया गया है। लेकिन जो है यही आईपीसी अब बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता। क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता बन गया है। भारतीय न्याय संहिता में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? वो धारा 74 में किया गया है। हुआ क्लियर? तो ये दोनों धारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आईपीसी के अंतर्गत 354, अगर आपसे पूछ लिया बीएनएस के अंतर्गत तो 74, ठीक है। दोनों आपको याद होना चाहिए। दोनों याद इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप तुलना जब करोगे आंसर में तो आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो एक बीएनएस वाली जो आपका जो टॉपिक है वो लाऊंगा, तो उसमें आईपीसी और बीएनएस, ठीक है, इसकी तुलना रूप से हम कर लेंगे ऐसा। तो आपको आईपीसी तो याद है, ठीक है, तो आईपीसी के थ्रू ही आप बीएनएस भी याद कर लोगे इस प्रकार से। 354 में जो दिया है वो 74 में वही दिया है, इस टाइप से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता। हुआ क्लियर? अब ये जो क्या बन गई है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। कभी आपसे क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में कि भारतीय न्याय संहिता को क्यों चेंज किया गया, क्योंकि बहुत से प्रावधान सेम के सेम ही है, बस नाम चेंज किया गया है, तो नाम में एक फ़र्क है। देखना, जब भारत देश ब्रिटिश का गुलाम था तो गुलामों को देते हैं दंड, इसलिए भारतीय दंड संहिता नाम रखा गया था। परंतु अब भारत देश 1947 को आज़ाद हो चुका है, और जब ये आज़ाद हो चुका है तो सिंपल सी बात है कि हम हो गए हैं नागरिक, और नागरिक को न्याय देते हैं, ना कि दंड। इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये दंड और न्याय के संबंध में जो एक छोटा सा अंतर है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो ध्यान रखना, बलात्कार संबंधी कानून को बदलाव के लिए जे एस वर्मा समिति बनाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2013 को सौंपी थी, जिसमें पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, दुष्कर्मियों को उम्र कैद, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के तहत कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिश की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्मा कमीशन। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, ठीक है। इसमें कथन दिया है पी और क्यू, ठीक है। इसमें बोला है कि भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशिष्ट है, जैसे कि संविधान द्वारा मान्य। तो ध्यान रखना, पी कथन गलत है, क्योंकि अनुसूचित जाति संबंधी
विषय संसद द्वारा बनाई या संशोधित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जो पी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन क्यू है उसमें बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्यू जो कथन क्यू दिया है ये बिल्कुल सही है। देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये ध्यान रखना कि भाग 16 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 330 से लेकर 342 में प्रावधानित किए गए हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन पी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है उसने गलत पूछा है और गलत क्या है? पी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो यूपीएसआई के पीवाईक्यू थे जो एसटी एससी संबंधित क्वेश्चन आ चुके थे उन सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।